नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आप सब लोग जानते हो हमारा जो बिंदु चल रहा है वो चल रहा है साथियों गुप्त राजवंश। ठीक है, यानी हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं और गुप्त काल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो। यानी ये जो गुप्त काल है ये भारतीय इतिहास का साथियों कौन सा काल है भाई? स्वर्ण काल है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप मतलब विस्तार से पहले से ही जानते हो। ठीक है, 240 से 250 का ये पूरा काल रहता है। 550 240 से 550। अब देखिए हम लोग इसके आर्मिक शासकों को पढ़ चुके हैं, कुछ अन्य कुछ जानकारियां थी महत्वपूर्ण वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन, यानी अब अपन पढ़ रहे हैं गुप्त काल के तहत गुप्त राजवंश को, गुप्त राजवंश। और गुप्त राजवंश के तहत साथियों आप लोगों ने पढ़ा पिछली कक्षा तक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब उसी के पुत्र की चर्चा करेंगे साथियों। आज का शासक ये रहेगा कुमारगुप्त। आज सारे गुप्तों को पूरा कर लेना है। तो ये है कुमारगुप्त। जैसे ही कुमारगुप्त का नाम आया तो ध्यान रखना इसके लिए भी एक उपाधि मिलती है महेंद्रादित्य। ध्यान रखना है विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय धारण करता है, महेंद्रादित्य की उपाधि है वो कुमारगुप्त धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके शासनकाल की चर्चा आप लोग करोगे तो आपको यहाँ 415 से लेकर के साथियों ये 455 तक इसका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। एडी रहेगा, ये ईस्वी चल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 415 से लेकर के 455। अब देखिए कुमारगुप्त की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो एक तो ध्यान रखना है कि किसका पुत्र था। तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है ये पुत्र किसका था। ये पुत्र एक तो आप लोग चंद्रगुप्त ये द्वितीय है और प्लस इसकी पत्नी का नाम, इसकी माता का नाम, इसकी पत्नी और उसकी माता तो ध्रुव देवी। ठीक है, ये इन दोनों का क्या था साथियों? पुत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात आती है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। दो अभिलेख है, एक तो विल्सड एक मंदसौर अभिलेख, वहां से इसकी जानकारी मिलती है साथियों। जानकारी विल्सड व मंदसौर अभिलेख। जैसे ही मैंने ये अभिलेखों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं तो ये ध्यान रखना है ना। पीछे हमने महरौली लौह स्तंभ अभिलेख की चर्चा की थी, उससे किसकी जानकारी मिलती है ना? उससे जानकारी चंद्रगुप्त द्वितीय की। उससे पहले प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विल्सड व मंदसौर अभिलेख। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना साथियों, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं भैया, कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपसे कोई पूछ ले, कुल संख्या दे रखी है 18 मानी जाती है। और वैसे ये कहीं 16 कहीं इस प्रकार लिख रखा है 14, लेकिन ध्यान रखना 18 है। ठीक है, तो ये लीजिए गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं, उसके समय के प्राप्त होते हैं। और कुल कितने बता दिए मैंने? 18 बता दिए। ठीक है, और इसके समय साथियों पुष्यमित्र जो जाति है, जाति का आक्रमण, ये आक्रमण होता है। और ये क्या करता है? अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजता है, गुप्त को विद्रोह दमन के लिए भेजता है। ठीक है, तो ये भी इसके समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब मैं कुमारगुप्त के बारे में जो घटना बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अब कुमारगुप्त के बारे में एक चर्चा नालंदा विश्वविद्यालय बताऊं उससे पहले ध्यान रख लेना साथियों, सिक्कों पर या मुद्रा के ऊपर
मयूर का अंकन मिलता है भैया, मयूर का अंकन। शिव व कार्तिकेय का भी अंकन मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है, इसके समय यानी इसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय की गई, तो वो की गई साथियों कुमारगुप्त के द्वारा की गई। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये है विश्व का या संसार का, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय। और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, दोनों ही भारत के हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में हुए थे ये ऑक्सफोर्ड और लंदन, तो कैम्ब्रिज तो अब की बात है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय साथियों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ। बौद्ध शिक्षा, जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकती है, शिक्षा का केंद्र। ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसलिए इसे कहा जाता था। और ज्यादातर बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका नाम था महायान शाखा, उसकी शिक्षा यहाँ थी, तो इसलिए इसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसे ही कहा जाता है साथियों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तुलनाएं गलत है, लेकिन आज के समय की तुलना प्राचीन विश्वविद्यालय से की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। साथियों आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, ह्वेनसांग को आप जानते हो ना, इस विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग विद्यार्थी के रूप में रहा था। और जब ह्वेनसांग विद्यार्थी था, एक चीज ध्यान रखना, विद्यार्थी था, उस समय शीलभद्र कुलपति था भैया, शीलभद्र कुलपति। इन्हीं के यात्रा वृत्तांतों से, इति सिंह और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों से मिलता है जानकारी, आप अच्छी तरह से जानते हो, बार बार मैं बताता हूँ। ठीक है, शिवकी की चर्चा आप लोग करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि ह्वेनसांग विद्यार्थी था, उस समय कुलपति यहाँ शीलभद्र था। और इन्हीं के अनुसार ये बताया जाता था कि उस समय भी यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या थी ना, विद्यार्थी थे साथियों 10,000, कितने, 10,000। तो फिर अध्यापक कितने थे, अध्यापक वो थे साथियों 2,000। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो इतना बड़ा आंकड़ा मैंने आपको बताया। अब मैं एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा, नालंदा विश्वविद्यालय की साथियों ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसका क्षेत्र आप सब लोग जानते हो बिहार में है, तो इसलिए मैंने इसको बताना उपयुक्त नहीं समझा, आप जानते हो। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों नष्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 1199 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट किया गया। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, जो नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट किया गया, कुल मिलाकर के 3 बार नष्ट। इस विश्वविद्यालय को 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन 1 बार इसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका बाद में। तो देखिए 3 बार इसको नष्ट किया गया। सबसे पहले नष्ट मिहिर कुल के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रटते रह जाते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन याद करना, मिहिर कुल के द्वारा नष्ट किया गया था। यहाँ एक शासक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। अभी अगला शासक है जिसकी चर्चा अभी मैं कर चुका हूँ, एक जगह इसका मैंने नामोल्लेख भी किया। यहाँ पर देखो स्कंदगुप्त इसका पुत्र है, इसके समय है ना मिहिर कुल के द्वारा क्या कर दिया जाता है साथियों, नष्ट किया जाता है। और इस स्कंदगुप्त के जो वंशज होते हैं ना, है ना, इसके कहते हैं कि वंशज के द्वारा पुनर्निर्माण कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पुनर्निर्माण करवा दिया जाता है। उसके बाद दूसरी बार इसको एक गोदास नामक व्यक्ति के द्वारा है ना नष्ट किया जाता है, गोदास द्वारा। और यहाँ पर पुनः देखो, यहाँ शासक की चर्चा तो नहीं की गई किसके समय किया गया, लेकिन ये 7वीं सदी में पुनर्निर्माण किया जाता है
ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है साथियों सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन, ठीक है, पुष्य विभूति वंश तो अपन चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पुनर्निर्माण करवाया जाता है। अब बात आती है तीसरे की, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है। तीसरी बार नष्ट किया गया 1199 ईस्वी। कई जगह 1193 मिलेगा आपको, ठीक है। 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया साथियों? नष्ट कर दिया गया, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, बख्तियार खिलजी के द्वारा उस समय नष्ट किया गया। यहाँ पर साथियों होता क्या है कि इस बख्तियार खिलजी के कोई रोग हो जाता है और इसके अपने कोई मुनीम वगैरह है, मतलब इनके अपने एक प्रकार के इनके डॉक्टर होते हैं, वो इनको क्या सही नहीं कर पाते। तब कोई लोग कहता है कि अगर राहुल श्रीभद्र नामक जो यहाँ का क्या है चिकित्सा विभाग का हेड है, अगर उसको बुला लिया जाए तो वो आपको सही कर देगा। तो ये चाहता नहीं था कि कोई मेरे धर्म या मेरे ना एक प्रकार के मेरे आदमियों से कोई बढ़कर कोई विद्वान हो सकता है क्या, कोई जानकार हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है क्या। तो तब आखिरकार क्या हुआ कि ये पहले तो माना नहीं, बाद में इसने आखिरकार बुलाया और बुला करके उसे ये कहा कि तुम इतने तगड़े डॉक्टर हो ना, तो मुझे ठीक करो और मैं दवा वगैरह कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे आप लोग ठीक करो, ठीक है ना, ऐसा आपको करना होगा। तब इसने कोई तरीका अपनाया, एक तरीका इसने पहले तो कहा, राहुल श्रीभद्र ने ये कहा कि आप लोग क्या करो, दवा लो, दवा वगैरह तो कैसे ठीक होगे। तो उसने कहा नहीं, अगर आप इतने ही तकड़े हो तो आप मुझे दवा है ना बिना दवा ठीक कर दीजिए, तब पता चलेगा कि आप इतने बौद्ध धर्म में मतलब इस्लाम धर्म से तगड़े कोई जानकार है, ठीक है। तो तब इसने क्या किया आखिरकार साथियों, है ना, इसने कहा तो एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, बिना दवा ठीक हो जाओगे लेकिन आपको कुरान पढ़नी होगी। और उसने एक कुरान की पुस्तक ला कर दी और उसमें क्या इतने पैसे लेकर इतने पैसे तक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि साथियों उसने उन पन्नों के ऊपर एक दवा लगा दी थी, ठीक है, और उन पन्नों से है ना श्वास के माध्यम से दवा अपने आप चली गई और वो ठीक भी हो गया, ठीक है। तो ये नहीं चाहता था कि इतना है ना कोई एक प्रकार का है ना एक कोई बौद्ध धर्म का जो विकास हो और वो इस्लाम धर्म से काफ़ी ऊपर चला जाए। तो एक प्रकार का ये कट्टर इस्लाम व्यक्ति था और इसने है ना बौद्ध धर्म को तहस नहस करने के लिए पूरे के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और साथियों में एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पांडुलिपियाँ थी। कहते हैं कि वो पांडुलिपियाँ 3 से लेकर के 6 महीने तक जलती रही थी, बाद में भी आग लगवा दी थी, ठीक है। तो ये घटनाएं भारतीय इतिहास की मैंने आपको थोड़ी सी परिप्रेक्ष्य में बताई है, ज़्यादा समय नष्ट हमने नहीं किया है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी शायद आपको अच्छी लगी होगी, दोबारा मैं बता देता हूँ, इतनी चीज़ रिवाइज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस शासक के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आ गई। देखिए कुमार अपन गुप्त राजवंश पढ़ रहे हैं, कुमार गुप्त को पढ़ रहे हैं, महेंद्र द्वितीय इसकी उपाधि है, 415 से लेकर 455 एडी इसका शासनकाल है। पुत्र का नाम चंद्रगुप्त, सॉरी ये किसका पुत्र है, खुद चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुवदेवी का पुत्र है। जानकारी विलसड अभिलेख और मंदसौर अभिलेख प्रमुख है। गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के प्राप्त होते हैं, कुल 18। और इधर पुष्यमित्र जाति का आक्रमण होता है, विद्रोह करती है एक तरीके से, और इस विद्रोह आक्रमण को कौन दबा लेता है, ये स्कंदगुप्त द्वारा स्कंदगुप्त को भेजा जाता है, जो कि इसका पुत्र है। सिक्कों पर मयूर का अंकन होता है साथियों, शिव और कार्तिकेय का भी अंकन है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ऑक्सफोर्ड ऑफ मायान हवेनसांग जब विद्यार्थी था तो कुलपति कौन था, शीलभद्र था। और मैंने ये भी बताया इस विश्वविद्यालय को कुल 3 बार नष्ट किया गया, मिहिर कौल, गौदास और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। कैसे कैसे सारी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये था साथियों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक पूरा हुआ। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर जाते जाते लिखा देता हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ और करेंगे। तो देखिए कुमार गुप्त की चर्चा कर रहे हो, इसी शासक के समय, इसके समय हूण आक्रमण आरंभ हो जाते हैं भैया, हूण आक्रमण आरंभ हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं।
विदेशी जाति है, हुण आक्रमण आरंभ हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, इसके समय हुण आक्रमण आरंभ हो जाते हैं। तो ये थी कुमारगुप्त की कहानी महेंद्रादित्य की। तो अभी हम कुमारगुप्त का छोरा यानी कुमारगुप्त का पुत्र, जिसका नाम है साथियों स्कंदगुप्त। ध्यान दें, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त अलग अलग है। समुद्रगुप्त के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत का नेपोलियन, विंसेंट सिंध क्या कहता है, भारत का नेपोलियन। जानकारी प्रयाग स्तंभ अभिलेख से इलाहाबाद अकबर लेकर आया था, आपको पता होगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, चंपू काव्य। अगर आपको इस प्रकार याद हो जाएगा यानी रिवाइज करते जाओगे तो सब कुछ चीजें धीरे धीरे कवर हो जाएगी। ठीक है साथियों, लेते हैं अगले शासक को। और अगले शासक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। सबसे पहले इसकी उपाधि की चर्चा करोगे तो ये है साथियों कर्मादित्य। अभी मैं थोड़ी सी एक चीज कंफ्यूज दूर करता हूं आप लोगों का। इसको कैसे याद करना है, महेंद्रादित्य, मैं नाम आया था ना, मैं महेंद्रादित्य, मैं नाम आया था। तो मैं महेंद्रादित्य, और मैं अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, हमने चर्चा की थी क्या, किसकी चर्चा की, अभी अभी रामगुप्त हमने पहले पढ़ लिया था। यहाँ पढ़ा था हमने कुमारगुप्त, क्या पढ़ा था, कुमार। तो कुमार में भी मैं आ रहा है और महेंद्रादित्य में भी मैं आ रहा है, ठीक। और इसमें स्कंद में देखो दूसरा अक्षर, उसमें भी है ना, उसमें भी दूसरा अक्षर देखो राम, ये देखिए रामगुप्त, ठीक है। तो दूसरा अक्षर मैं है तो महेंद्रादित्य उपाधि होगी। और इसमें देखिए स्कंदगुप्त, तो कै दूसरा अक्षर कै, तो कै से कर्मादित्य उपाधि होगी। समझ में आ चुका है आप लोगों के। थोड़ा सा मैंने इसको याद करवाने के लिए आपको थोड़ा सा मैंने ये हिंट दिया है, मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। अब इसका शासन काल अगर अपन चर्चा करें साथियों, तो वो अभी अभी हम उस व्यक्ति के शासनकाल की चर्चा कर रहे थे, तो हम पहुंच गए थे साथियों 50 तक, ठीक है, सॉरी 55 तक पहुंच गए थे। तो ये ध्यान रखना 455 से लेकर के हम लोग 467 तक इसके शासनकाल की ओर अग्रसर होंगे। तो ये है 455 से लेकर 467 तक, ठीक है। स्कंदगुप्त की चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्र किसका था, हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि ये कुमारगुप्त का पुत्र था। तो अब आगे वाली जानकारी, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरी गांव अभिलेख से, भीतरी गांव अभिलेख से, भीतरी गांव अभिलेख से ये जानकारी का बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। अब एक ये भी चीज देखने को मिलती है कि स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ये बात आप थोड़ी ध्यान रख लेना, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक नहीं था, अंतिम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। उसके बाद यानी गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है धीरे धीरे। तो भीतरी गांव अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके समय भी साथियों पुष्य मित्रों का आक्रमण होता है, और पुष्य मित्रों का आक्रमण होता है, या सीधे लिख लो पुष्य मित्रों को पराजित। इसने पुष्य मित्रों को हरा दिया था, पुष्य मित्रों को पराजित। और साथ साथ में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 466 ईस्वी में हुणों को पराजित, हुणों का आक्रमण हुआ था, यहाँ हुणों को पराजित कर दिया था किसने, यानी अपन चर्चा कर रहे हैं स्कंदगुप्त की, जो कि गुप्त साम्राज्य का साथियों अंतिम शक्तिशाली क्या है, शासक है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद कर लेना, इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी परम भागवंत की, ठीक है। इसने जो उपाधि धारण की थी साथियों, उपाधि वो थी परम भागवत, ठीक है। और एक इसकी डेट और याद रखो तो रख लेना, 455 की बात है, लगभग 455 की, यानी अपन कह सकते हैं आरंभ की ही बात है 455 की। ये चीनी सम्राट हान के पास राजदूत भेजता है, प्रश्न ऐसा आ जाए, चीन के
सम्राट के पास राजदूत कौन भेजता है, तो ये आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बारे में लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप सब लोग जानना भी चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सुदर्शन झील कई बार आ चुकी है, मुझे एक दिन इसके बारे में सारी जानकारी देनी होगी अलग से। तो सुदर्शन झील का पुनर्मरम्मत, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कह सकते हैं हम लोग, जीर्णोद्धार। और ये कौन करवाता है साथियों, ध्यान रखना, गवर्नर, इसका गवर्नर है, इस गवर्नर का नाम है पर्णदत्त। अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चक्रपालित द्वारा किया गया। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया, यानी कि अपन स्कंदगुप्त का गवर्नर है जिसका नाम है पर्णदत्त, और ये पर्णदत्त का पुत्र करवाता है इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कौन करवाता है, चक्रपालित। ठीक है, तो चक्रपालित के द्वारा यहाँ पर क्या करवाया गया साथियों, इसका यानी पुनर्निर्माण करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया, बांध कहते हैं टूट गया था उसका मरम्मत करवाई गई। तो ये बात ध्यान रखना, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, गवर्नर किसके द्वारा है ना, गवर्नर का नाम है पर्णदत्त, और पर्णदत्त का पुत्र जिसका नाम है चक्रपाली द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। तो ये थे साथियों अंतिम शक्तिशाली शासक तक चर्चा कर चुके हैं। अब मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। स्कंदगुप्त कर्मादित्य 455 से लेकर के 467 तक इसका शासनकाल। जानकारी, भीतरी गांव अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि, परम भागवत की और पुष्य मित्रों को पराजित किया। 466 ईस्वी में इसने हुणों को भी पराजित कर दिया था। 455 में चीनी सम्राट हान के पास राजदूत भेजता है, और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसके समय ही इसके गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित के द्वारा किया गया। तो ये एक बात वो आप लोगों को बता दिया मैंने कि गुप्त राजवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक ये था। इसने ही है ना एक तरीके से काफी समय तक गुप्त साम्राज्य को पतन होने से बचा लिया था। लेकिन अब साथियों अपन चर्चा करते हैं गुप्तों का अवंती काल। गुप्तों का अवंती, एक तो उन्नति होती है, एक अवंती यानी विनाश कह सकते हैं, नष्ट ये हो गया था एक तरीके से वंश। तो गुप्तों के अवंती काल की साथियों बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ शासक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक नाम आता है पुरुगुप्त, क्या नाम आता है साथियों, पुरुगुप्त। एक आता है कुमारगुप्त, कोई जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन फिर भी अगर ध्यान दो तो दे लेना, ठीक है। एक आता है बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त एक बार बस हल्का सा लिख लेना, बाकी जरूरी नहीं है। एक आता है साथियों नरसिंहगुप्त, नरसिंहगुप्त, और इस नरसिंहगुप्त का ही नाम मिलता है बालादित्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी जल्दी शासक बन जाते हैं। और एक चीज मैंने थोड़ी सी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखो तो लिख सकते हो। हाँ, तो देखिए साथियों हम बात कर रहे थे गुप्त काल की, थोड़ा विद्युत व्यवधान आ गया बीच में। तो गुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, सेकंड है बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो नरसिंहगुप्त है साथियों, इसे बालादित्य भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इसने एक काम किया, मिहिर कुल को हरा दिया, मिहिर कुल को हराया। ये बात ध्यान रखना। बालादित्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी है, इसने क्या किया साथियों, मिहिर कुल को क्या कर दिया, हरा दिया। उसके बाद एक शासक आता है, मैं करमबाई जी लिख रहा हूं इनको, ये है भानुगुप्त साथियों। भानुगुप्त से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ठीक है। ये इसका खुद का एरण अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और इस अभिलेख से साथियों गोपराज की पत्नी
का सती होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है भैया। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य या लिखित साक्ष्य, प्रथम लिखित साक्ष्य। और यहाँ पर सती कौन हुई थी, यानी इस गोपराज की पत्नी। और गोपराज इस भानुगुप्त का एक तरीके से है ना एक अमात्य सेनापति बताया जाता है। और ये क्यों सती हुई थी, क्योंकि इसका पति क्या हो गया था, चला गया था, यानी कि स्वर्गवास हो गया था। और पति क्यों स्वर्गवास हुआ था, कहते हैं कि यहाँ हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण, और ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना भानुगुप्त के बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अगले फैक्ट की ओर। हूणों का आक्रमण हुआ था, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। एक साथियों यहाँ पर शासक हुआ वैन्यगुप्त। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब महत्वपूर्ण है आपका अगला शासक, लास्ट। इसका नाम है साथियों विष्णुगुप्त। शासक का नाम क्या है, विष्णुगुप्त। और इसका जो टाइम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो 540 से 550। ये एरन अभिलेख अगर चर्चा करें 510, ठीक है, 510 का एरन अभिलेख है, ध्यान रखना है डी। तो विष्णुगुप्त 540 से 550। और साथियों ये विष्णुगुप्त है गुप्त साम्राज्य का, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था, का अंतिम शासक। ठीक है, इसी के साथ साथियों हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश को पूरा कर लिया है। लेकिन इससे संबंधित काफी चीजें और भी बची हुई है, उनको भी अपन लोग करेंगे। लेकिन राजवंश को पूरा निपटा लिया है, कहीं से भी कोई प्रश्न मुझे नहीं लगता बाहर जाएगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करके कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गुप्तों की अवंती काल पढ़ रहे हैं, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, ये शासक हुए थे। उसके बाद नरसिंहगुप्त जिसे बालादित्य कहा जाता है, मिहिरकुल को इसने हरा दिया। मिहिरकुल वही जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था समुद्रगुप्त के समय। ठीक है, उसके बाद भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510। और फिर मैंने आप लोगों को बताया साथियों भानुगुप्त के एरन अभिलेख से गोपराज की पत्नी का सती होने का प्रथम लिखित साक्ष्य, सती ना होने का प्रथम अभिलेख ये साक्ष्य या लिखित साक्ष्य इस एरन अभिलेख से मिलता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। और ये भानुगुप्त का था। वैन्यगुप्त कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद शासक होता है विष्णुगुप्त 540 से 550। गुप्त राजवंश का ये साथियों क्या था, अंतिम शासक था। 550 को गुप्त साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो ये था आपका यानी गुप्त साम्राज्य साथियों। अब आप लोग यानी कि इस अगली कक्षा को मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे भी इजाज़त दीजिए साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित मेहनत करने वालों को मिलेगी ही मिलेगी। समय जरूर लग सकता है, लेकिन सफलता आखिरकार आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।